सप्ताहांत में अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बेहद सफलतापूर्वक जारी रखा। पिछले 9 दिनों में हमने कुछ सबसे शक्तिशाली और जटिल सैन्य हमले और युद्धाभ्यास किए हैं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे। अब आप इसे बाकी सभी चीज़ों में जोड़ दें, मिडनाइट हैमर, ईरान से परमाणु खतरा ख़त्म करना, जो मेरे विचार से इतिहास का एक बड़ा क्षण था, और वेनेजुएला व अन्य सभी जगहों पर हमें मिली बड़ी सफलता। हम जहाँ भी गए हैं हमें ज़बरदस्त सफलता मिली है। लेकिन जब हम ये सब कर रहे हैं, हम अपने सैन्य उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में बड़ी प्रगति कर रहे हैं, और कुछ लोग कह सकते हैं कि वे काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं। हमने ईरान में हर एक बल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ईरान की अधिकांश नौसैनिक शक्ति को डुबो दिया गया है, वह समुद्र तल में है। लगभग 50 जहाज़ अभी बताया गया, 51 है, मुझे नहीं पता था इतने हैं। ज़्यादा देर नहीं चला और ये लड़ाकू जहाज़ है। ये लड़ने के लिए बने हैं, पर हमसे लड़ने के लिए नहीं। हम ईरान के ड्रोन और मिसाइल क्षमताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। उनके ड्रोन बहुत कम हो गए हैं। उनका ड्रोन निर्माण आज से प्रभावित हुआ है। हमें उनके ड्रोन बनाने की सभी जगह पता है और उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनकी मिसाइल क्षमता लगभग 10% या उससे भी कम हो गई है। हम उन जगहों को भी निशाना बना रहे हैं जहां वे मिसाइलें बनाते और पहुंचाते हैं। हमने अब तक 5,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया है, जिनमें से कुछ बहुत अहम थे। कुछ सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों को हमने बाद के लिए छोड़ा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर हम उन पर हमला करते हैं तो उन्हें फिर से बनाने में कई साल लग जाएंगे, बिजली उत्पादन और कई अन्य चीज़ों से संबंधित। इसलिए अगर हमें ऐसा नहीं करना पड़ा तो हम ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे ऐसी हैं जिन्हें मारना आसान है पर लगने पर विनाशकारी। हमला करने से पहले हम देख रहे हैं कि क्या होता है। हम उन्हें एक दिन में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इससे कई चीज़ों में 90% की गिरावट आई है। ख़ासकर ईरानी मिसाइल लॉन्चरों और ड्रोन लॉन्चरों में 83% की कमी। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रोन लॉन्चरों को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरानी मिसाइल लॉन्चरों में 90% से अधिक गिरावट आई है, जिन्हें बनाना और प्राप्त करना कठिन है। और आपकी इस आमतौर पर बेहतरीन उपकरणों और कई समझदार लोगों की मदद से, जैसे ही वे लॉन्चर से मिसाइल दागते थे, हम उसे 5 मिनट या उससे कम समय में ठीक निशाने पर ख़त्म कर देते थे। तो अब हमारे पास सस्ते इंटरसेप्टर हैं जो ईरानी ड्रोनों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर रहे हैं, और हमारे B-2 बमवर्षकों ने हाल ही में पूरे ईरान में मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करने के लिए दर्जनों 2,000 पाउंड के बम गिराए, जो कई मामलों में ईरानी मिट्टी में गहराई तक दबे थे। मिट्टी उनका मुकाबला नहीं कर पाई। और हम उस विनिर्माण आधार को भी तबाह कर रहे हैं जिससे शासन ड्रोन और मिसाइल बनाता है, ऐसी गति से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वे सब कहाँ हैं। हम उन्हें बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। अनाचा, हम अपनी तय समय सीमा से काफ़ी आगे हैं। मैं कहूँगा कि हमने सोचा भी नहीं होगा कि 1 महीने में हम यहाँ होंगे, और हमने नेतृत्व को 2 या शायद 3 बार ख़त्म किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम शामिल होना चाहते हैं। हम ऐसा राष्ट्रपति नहीं चाहते जो विश्व और देश के हित में वह न करे जो मैं करने को तैयार हूँ, ताकि 5-10 साल बाद हम इस स्थिति में न फंसें। तो हमें लगता है कि उन्हें एक ऐसा राष्ट्रपति या देश का प्रमुख चुनना चाहिए जो बदलाव के लिए शांति से कुछ कर सके। वे 47 साल से ऐसा कर रहे हैं, 47 साल से लोगों को मार रहे हैं, चाहे वह बैरक हो या ऐसे स्कूल जहां वे बहुत गहराई से शामिल थे। उन्होंने हमेशा इससे इनकार किया, लेकिन जहां वे बहुत गहराई से शामिल थे और सड़क किनारे के बमों से मरने वाले सभी लोग मरे, और अभी बिना पैरों बिना हाथों के घूम रहे हैं, जिनका चेहरा बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ईरानी शासन 47 वर्षों से अमेरिकियों पर हमला कर रहा है और आतंक फैला रहा है, और अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्यागने के अनगिनत अवसरों के बावजूद जो उनके पास कुछ ही समय पहले थीं, उन्होंने श्रीमान को बताया
विटकॉफ जो ठीक यहीं खड़े हैं, उन्होंने असल में कहा, हम निर्माण जारी रखना चाहते हैं। संक्षेप में कहें तो हम परमाणु हथियार बनाना जारी रखना चाहते हैं। अगर हमने मिडनाइट हैमर से उनकी ईरानी क्षमता को खत्म नहीं किया होता तो उनके पास परमाणु हथियार होता, वे इसे अब से बहुत पहले इस्तेमाल कर चुके होते और कम से कम इजराइल तबाह हो गया होता। ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमने ऐसा करने का साहस किया कि हमारे पास प्रतिभाशाली पायलट और बेहतरीन उपकरण थे। P2 बम वर्षक अविश्वसनीय हैं। हमने 25 और ऑर्डर किए हैं। वैसे नए बेहतर संस्करण, हमारे पास दुनिया की सबसे महान सेना और बेहतरीन उपकरण हैं। आप देखते हैं कि हम कहीं भी जाएं फिर भी इसे चलाने और इस्तेमाल करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, और वे ही लोग हैं जिन्हें हम संजोते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में उनके परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के बाद भी उन्होंने कभी सद्भावना से बातचीत नहीं की। वे अभी भी कहते रहे, हम परमाणु बनाना चाहते हैं। हम अस्वीकार्य स्तरों पर संवर्धन चाहते थे और उन्होंने नागरिक उपयोग के लिए हमेशा के लिए असीमित मुफ्त परमाणु ईंधन का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। लोग उन्हें मुफ्त परमाणु ईंधन दे रहे थे, उन्हें इसमें रुचि नहीं थी क्योंकि वे परमाणु हथियार बनाना चाहते थे। तो इसके बजाय शासन एक अलग जगह पर अपना हथियार कार्यक्रम फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। वे उन 3 जगहों पर वापस नहीं जा सकते थे जिन्हें हमने नष्ट कर दिया था, लेकिन वे किसी और जगह पर, एक अलग तरह की जगह पर काम शुरू कर रहे थे, और वह ग्रेनाइट से सुरक्षित थी। वे इसे सुरक्षित चाहते थे। ग्रेनाइट अच्छा है, पर वे इसे और गहरा सुरक्षित चाहते थे। वे और गहराई तक जाना चाहते थे और पारंपरिक मिसाइलें तेजी से बनाते हुए उन्होंने यह प्रक्रिया शुरू की। वे ये सब एक साथ करने वाले थे। इसने हमारे विदेशी ठिकानों को धमकाया और जल्द ही हमारे देश तक पहुंच सकता था। शासन का इरादा इस तेजी से बढ़ते मिसाइल खतरे का इस्तेमाल कर उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना लगभग असंभव बनाना था। जैसा कि आपने देखा होगा, उनके पास भारी संख्या में मिसाइलें थीं जिनमें से ज़्यादातर अब इस्तेमाल हो चुकी हैं या नष्ट हो गई हैं, और उनका इस्तेमाल बहुत असफल रहा क्योंकि हमने उनमें से ज़्यादातर को मार गिराया है। क्या अविश्वसनीय तकनीक है! पैट्रियट अविश्वसनीय रहे हैं और अन्य चीज़ें भी। और अब हमारे पास जो लेज़र तकनीक है वह अविश्वसनीय है। ये बहुत जल्द आ रही है, जहां असल में लेज़र बहुत कम लागत पर वह काम करेंगे जो पैट्रियट्स या अन्य चीज़ें कर रही हैं। स्थिति बहुत तेज़ी से ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां से वापसी संभव नहीं थी, और संयुक्त राज्य अमेरिका को यह असहनीय लगा। मेरी राय में स्टीव, जेरेड, पीट और अन्य जो मुझे बता रहे थे उसके आधार पर मार्को इतना शामिल था कि मुझे लगा कि वे हम पर हमला करने वाले हैं। मुझे लगा कि वे, अगर हमने उस समय ऐसा नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि उनके मन में हम पर हमला करने की योजना थी। और अगर आप गौर करें, उन्होंने बहुत ही मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ी भरा काम किया। उन्होंने अपने पड़ोसियों पर हमला किया जो काफ़ी हद तक तटस्थ थे या कम से कम शामिल नहीं होने वाले थे, और उन पर हमला हुआ जिसका उल्टा असर हुआ। पड़ोसी हमारी तरफ आ गए और उन पर हमला करने लगे, और काफ़ी सफलतापूर्वक। अगर आप सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसरों को देखें, वे मजबूत और समझदार थे, पर उन पर हमला हुआ। जब मैंने पहली बार सुना, मैंने कहा नहीं, किसी ने गलती की है। कोई गलती नहीं थी। यूएई पर 1000 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गईं, उसने लगभग सभी को मार गिराया। 2015 में जब मैं पहली बार एस्केलेटर से नीचे आया, मैंने कहा था मैं ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकूंगा, और मैं बस अपना वादा निभा रहा हूँ। ज़रा सोचिए, मैंने ये 2015 में कहा था। तब खतरा था, अब कहीं बड़ा, पर अब खतरा नहीं, वैसे भी लंबे समय तक नहीं। हम इसे ऐसे ही रखेंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रखते हुए हमारा ध्यान दुनिया को ऊर्जा और तेल की आपूर्ति बनाए रखने पर भी है, और मैं किसी आतंकवादी शासन को दुनिया को बंधक बनाने और वैश्विक तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश करने नहीं दूंगा। और अगर ईरान ऐसा कुछ भी करता है तो उन्हें बहुत बहुत कड़े स्तर पर निशाना बनाया जाएगा।
मैं उन आसान लक्ष्यों को ख़त्म कर दूंगा जिनका मैंने अभी जिक्र किया था। हम उन्हें इतनी तेज़ी से ख़त्म कर देंगे कि वे कभी उबर नहीं पाएंगे। अगर वे ये खेल खेलना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वे यह खेल ना खेलें। लंबे समय में ईरानी जहाज़ों, ड्रोनों, मिसाइलों, परमाणु खतरे या किसी भी चीज़ के खतरे के बिना तेल की आपूर्ति नाटकीय रूप से अधिक सुरक्षित होगी। तो हॉर्मुज़ जल संधि सुरक्षित रहेगी। वहाँ हमारे नौसेना के कई जहाज़ हैं। हमारे पास बारूदी सुरंगों की जांच के लिए दुनिया के सबसे अच्छे उपकरण हैं। फिर से उनके ज़्यादातर जहाज़ समुद्र में डूब चुके हैं, लेकिन हम उन्हें इतनी बुरी तरह मारेंगे कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो उनके या उनकी मदद करने वाले किसी के लिए भी दुनिया के उस हिस्से को कभी वापस पाना संभव नहीं होगा। हाल के वर्षों में शासन और उसके आतंकी सहयोगियों ने सैकड़ों वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले किए हैं। हम इस खतरे को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं और इसका परिणाम अमेरिकी परिवारों के लिए तेल और गैस की कम कीमतें होंगी। हमने यह किया है, हमने इसे कर दिखाया है, हमने इसे बहुत नीचे ला दिया है। ये बस एक ऐसा काम था जिसे करना ज़रूरी था। हम उसे भी लगभग पूरा कर चुके हैं। इस छोटी सी रुकावट के दौरान अमेरिका खाड़ी में चलने वाले टैंकरों को राजनीतिक जोखिम बीमा दे रहा है, यानी जोखिम बीमा। शायद हम ऐसा करेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए साथ चलें। हमें नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर पड़ी भी तो। और अगर उन्होंने कुछ भी किया तो इसकी कीमत अकल्पनीय होगी। ये इतनी बड़ी होगी कि वे चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा कभी ना किया होता, क्योंकि जल मरुमध्य को खुला रखना ज़रूरी है। इन सब के बावजूद ये अमेरिका से ज़्यादा दूसरे देशों को प्रभावित करता है। हमें नहीं, हमारे पास बहुत तेल है। हमारे पास बहुत सारा तेल और गैस है, जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। वेनेजुएला अब हमारा नया महान साथी है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम प्रशासन, राष्ट्रपति के साथ काम कर रहे हैं और ये तेल, गैस, हर चीज़ का एक विशाल स्रोत है। लेकिन हम बहुत अच्छी स्थिति में ऐसे जो दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे चीन के लिए बहुत अनुचित है। मेरा मतलब है हम ये दुनिया के अन्य हिस्सों, चीन जैसे देशों के लिए कर रहे हैं। उन्हें अपना बहुत सारा तेल जल मरुमध्य से मिलता है, तो हम ऐसा कर रहे हैं। चीन में राष्ट्रपति शी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं जल्द ही वहाँ जा रहा हूँ और हम दुनिया को इन पागलों की हरकतों से बचा रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक मैं कह सकता हूँ। हम कीमतें घटाने के लिए कुछ तेल प्रतिबंध भी हटा रहे हैं। तो कुछ देशों पर प्रतिबंध है, हम उन्हें तब तक हटा देंगे जब तक ये सुलझ न जाए। तो कौन जाने, शायद हमें ऐसा करना ही न पड़े, इतनी शांति होगी। लेकिन जब समय आएगा तो अमेरिकी नौसेना और उसके सहयोगी ज़रूरत पड़ने पर टैंकरों को जल मरुमध्य से एस्कॉर्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो हम उन्हें सीधे एस्कॉर्ट करेंगे। और हमारे पास सबसे बड़ी माइन स्वीपिंग क्षमता है, हमारे पास सबसे बड़े जहाज़ हैं और हमें पता है कि वे कहाँ हैं। हम उन्हें बहुत तेज़ी से वहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। और अगर वे ये खेल खेलते हैं तो हम उन्हें ऐसे स्तर पर मारेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो हम बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। हम समय से बहुत आगे हैं। हमारी सेना दुनिया की सबसे महान है, सबसे बेहतरीन उपकरणों और लोगों के साथ। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। ईरान एक बहुत शक्तिशाली देश है। वे मध्य पूर्व पर कब्जा करने वाले थे। अगर हमने उन पर हमला नहीं किया होता तो वे मध्य पूर्व पर कब्जा कर लेते। उनके आखिरी हमले के बाद उनके पास हजारों मिसाइलें और बाकी सब कुछ था। अधिकांश नष्ट हो चुके हैं, लेकिन वे मध्य पूर्व पर कब्जा करने वाले थे। ये हथियार उन मध्य पूर्वी देशों के लिए थे जिनका इससे कोई संबंध नहीं था। वे मध्य पूर्व पर कब्जा करते और इजराइल को नष्ट करने की कोशिश करते। तो हमने इसे सही समय पर रोका और इसमें शामिल होकर हमें गर्व है और ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये फिर शुरू हुआ तो उन्हें और भी कड़ी चोट पहुंचेगी। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। कोई सवाल? राष्ट्रपति महोदय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप ईरान के नए सर्वोच्च नेता का समर्थन करते हैं? और आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन से आपकी बातचीत के बारे में और बताइए, आपने क्या चर्चा हाँ की? हाँ, मेरी राष्ट्रपति पुतिन से अच्छी बात हुई। हमारी और उनकी तरफ से कई लोग लाइन पर थे। हम यूक्रेन के बारे में बात कर रहे थे, जो कभी ना ख़त्म होने वाली लड़ाई है। देखिए,
राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच बहुत नफरत है, वे सुलह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस विषय पर ये एक सकारात्मक बात थी और हमने तब मध्य पूर्व पर भी बात की और वह मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा यूक्रेन रूस युद्ध ख़त्म करके आप ज़्यादा मददगार हो सकते हैं, वह ज़्यादा मदद होगी। लेकिन हमारी अच्छी बात हुई और वह बहुत रचनात्मक होना चाहते हैं। हाँ, कृपया। राष्ट्रपति महोदय, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। ईरान पर आपने इसे एक अभियान कहा था, आपने कहा था कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा? क्या आप दिनों नहीं, की पर बात कर रहे जल्दी, हैं? मुझे ठीक लगता है और जल्दी, बहुत और जल्द। जहां तक देखो, उनका सब कुछ चला गया है, उनके नेतृत्व समेत। असल में उनके पास 2 स्तर का नेतृत्व है और जैसा कि पता चला उससे भी ज़्यादा। लेकिन 2 स्तर का नेतृत्व खत्म हो गया है। ज़्यादातर लोगों ने उन नेताओं के बारे में कभी सुना भी नहीं है जिनकी चर्चा हो रही है। तो ये स्पष्ट रूप से बहुत बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावी रहा है। हैके स्पिंक्स बारे में आपने कहा कि क्यों समझौता करना चाहता है, उसके बदले में अमेरिका को क्या मिलेगा और अमेरिकी मार्को रूबियो पर भरोसा क्यों करें? मार्को रूबियो शानदार काम कर रहे हैं। वे इतिहास के महानतम विदेश मंत्री होंगे। हमने राष्ट्रपति पद और प्रशासन के रूप में क्या किया है उसे देखें। वे मार्को पर भरोसा करते हैं और अमेरिकी लोग भी। वह जहाँ भी रहे हैं सफल रहे हैं। वह भाषा भी बोलते हैं जो हमेशा अच्छा और मददगार होता है। लेकिन वह बात कर रहा है और यह दोस्ताना अधिग्रहण हो सकता है, यह दोस्ताना अधिग्रहण नहीं भी हो सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वे सचमुच, जैसा कि कहते हैं, दम तोड़ रहे हैं। उनके पास कोई ऊर्जा नहीं है, उनके पास कोई पैसा नहीं है। मानवीय आधार पर वे गहरी मुसीबत में हैं और हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने कई लोगों के साथ बहुत बुरा किया, जैसा कि आप जानते हैं। और कई लोग जो जीवित हैं, क्यूबा अमेरिकी वोट जो मुझे रिकॉर्ड स्तर पर मिले, बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे लोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं जानता हूँ कि वे किस द्वार से गुजरे। उन्होंने नरक देखा। उनमें से कुछ देश के सबसे सफल लोग बन गए हैं। क्यूबा अमेरिकी व्यवसायी उनमें से कुछ देश के सबसे सफल हैं। कई मेरे दोस्त हैं क्योंकि मैं लंबे समय से उनके साथ ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। कास्त्रो शासन क्रूर था लेकिन वे वेनेजुएला पर निर्भर थे। अब वे वेनेजुएला पर निर्भर नहीं हैं। वो उन्हें कोई ऊर्जा, कोई ईंधन, कोई तेल, कोई पैसा, कुछ भी नहीं भेजता। वे वेनेजुएला के बिना रहे, वे सफल नहीं हो पाते और हमने उन्हें बाकी सबसे काट दिया। तो हाँ, वे या तो कोई समझौता करेंगे या हम इसे वैसे भी आसानी से कर लेंगे। हाँ, आप आगे बढ़े। फुटेज से पता चलता है कि अमेरिकी मिसाइल हमले और टॉम हॉक मिसाइल ने शायद उस ईरानी लड़कियों के स्कूल को नष्ट कर दिया। तो क्या अमेरिका उस हमले की कोई जिम्मेदारी लेगा? खैर, मैंने इसे देखा नहीं है और मैं कहूँगा कि टोमाहॉक सबसे शक्तिशाली हथियार है। अन्य देश भी बेचते और इस्तेमाल करते हैं। और चाहे ईरान हो जिसके पास कुछ टॉम हॉक हैं, वे और चाहते हैं। लेकिन चाहे ईरान हो या कोई और, टॉम हॉक बहुत सामान्य है। इसे दूसरे देशों को बेचा जाता है लेकिन अभी इसकी जांच चल रही है। जी हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। आपने युद्ध को पूरा बताया पर रक्षा सचिव इसे शुरुआत कहते हैं। सो कौन सा सही है? अमेरिकी कब तक तैयार रहें? खैर, दोनों बातें कही जा सकती हैं। ये एक नए देश के निर्माण की शुरुआत है, पर उनके पास न नौसेना है न वायुसेना। उनके पास विमान भेदी उपकरण नहीं है, सब उड़ा दिए गए हैं। उनके पास रडार नहीं है, दूरसंचार नहीं है और कोई नेतृत्व भी नहीं है। सब खत्म हो गया है। तो आप उस बयान को देख सकते हैं। हम इसे अभी एक बड़ी सफलता कह सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस युद्ध का बड़ा खतरा 3 दिन से खत्म हो चुका है। हमने उन्हें पहले 2 दिनों में ही खत्म कर दिया। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो यह अविश्वसनीय है। हमने एक बड़ी, बहुत शक्तिशाली नौसेना को मिटा दिया। आप जानते हैं, ये जहाज़ थे, ये बड़े जहाज़ थे, ये वो जहाज़ थे जो लड़ाई जीतने के लिए खरीदे जाते हैं। वे सब डूब गए हैं। नाविक सब जहाज़ों से भाग रहे हैं। वे जहाज़ों पर चढ़ने से मना कर रहे हैं। वायुसेना नहीं रही, सब कुछ चला गया। मिसाइलें बस नाम मात्र की बची हैं। ड्रोन शायद 25% बचे हैं
और जल्द ही कुछ भी नहीं बचेंगे। ड्रोन बनाने वाली जगह आग की चपेट में है। अभी जब हम बात कर रहे हैं उन पर हमला हो रहा है, तो बाकी मेरा और ट्रंप प्रशासन के लोगों का रवैया तय करेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद। जी हाँ। जो आपने कुछ अतिरिक्त तेल छूट या प्रतिबंधों को माफ करने की बात कही थी, क्या आप इस पर और बात कर सकते हैं, और खासकर क्या आप कोई उपाय सोच खैर, रहे हम हैं? तेरह से यार हम तेल की कीमतें कम रखना चाहते हैं। इस बहुत ही सकारात्मक कदम के कारण कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ी। मेरा मतलब है ये एक ऐसा कदम था जो बहुत से लोग नहीं उठाते। मुझे पता था कि ऐसा करने पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी और वे शायद मेरी उम्मीद से कम बढ़ी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने सोचा था कि हम इतनी जल्दी सफल होंगे। ये ऐसी सैन्य सफलता थी जो लोगों ने नहीं देखी। हमारी सेना और उपकरण सबसे अच्छे हैं। मेरा मानना है कि हमारे पास सबसे अच्छे जनरल हैं, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये बहुत तेज़ी से हुआ। हमने राष्ट्रपति पुतिन से इस बारे में बात की। वह जो उन्होंने देखा उससे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि ऐसा पहले किसी ने नहीं देखा था। आप जानते हैं ईरान एक बहुत शक्तिशाली सैन्य देश था सभी मिसाइलों के साथ। अब दोहरा हमला हुआ। हमारे और इजराइल के साथ पहला हमला हुआ था जिसने उन्हें हिला दिया। फिर B-2 बमवर्षकों ने उनकी परमाणु क्षमता खत्म कर दी और उनके पास 2 से 4 हफ्तों में परमाणु हथियार होता, जिसका वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले इस्तेमाल कर चुके होते। शायद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अलग होती, अगर होती भी तो, लेकिन ये अद्भुत रहा है। जो सैन्य सफलता हमने हासिल की है वह सचमुच अभूतपूर्व है। आपने अपने कांग्रेसी सहयोगियों से कहा है कि सेव अमेरिका एक्ट पारित होने तक आप कोई कानून साइन नहीं करेंगे। क्या इसमें सीनेटर मुलन की आपके अगले DHS सचिव के रूप में पुष्टि शामिल है? क्या इसका मतलब DHS फंडिंग बिल है? और सीनेटर थ्यून ने आज कहा यह नीति पर रिपब्लिकन सहयोगियों की सहमति का नहीं बल्कि प्रक्रिया बदलने का मामला है, यानी वहां पहुंचने के लिए फिलिबस्टर खत्म करना। तो ये सब पाने से लिए आपको डेमोक्रेट वोटों की ज़रूरत होगी, और हम कह रहे हैं कि सेव अमेरिका, सेव एक्ट नहीं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। सेव अमेरिका एक्ट, सेव अमेरिका एक्ट, और वह है वोटर आईडी। हमें वोटर आईडी चाहिए। हम वोटर की तस्वीर देखना चाहते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि वोटर वैध है। हमें बहुत ज़रूरी है कि इस मतदाता के संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होने की पुष्टि हो, और हम कोई मेल इन मतपत्र धोखाधड़ी नहीं चाहते। तो सेना, बीमारों, विकलांगों और बाहर रहने वालों के लिए छूट है। व्यावसायिक यात्राएं या कुछ भी, छुट्टियों में भी हम बहुत उदार रहेंगे। हमने इसमें 2 बातें जोड़ी हैं। महिलाओं के खेलों में पुरुष नहीं, और बच्चों का ट्रांसजेंडर द्वारा अंग भंग नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारे ये हमारे बच्चों का अंग भंग है, और हम ये नहीं चाहते। इसीलिए हमने वे 2 बातें जोड़ी। ये 5 बिंदु हैं। हमारे पास 5 बहुत अच्छे बिंदु हैं। डेमोक्रेट्स में इसे 86% समर्थन है। ज़रा सोचिए, कुल वोट 86% है। रिपब्लिकन में ये 98% है, और इसका विरोध करने वाले एकमात्र डेमोक्रेट नेतृत्व हैं, क्योंकि वे धोखा देना चाहते हैं। तो हमने वो 2 अंक जोड़े। हम गोल्ड के लिए जा रहे हैं, और हमें जी जान से लड़ना होगा। अब Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.